आज सबसे पहले भाई हम लोग अपनी एडवांस जावास्क्रिप्ट को थोड़ा सा और आगे लेके चलें। तो हम लोगों ने भाई जितने टॉपिक्स पढ़े, आज का भी जो हमारा टॉपिक है ना भाई, वो बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप ये कह दो कि भाई हमारे पास जो मैंने आपको एग्जांपल दी थी ना कि ES5 और ES6 में हमारा क्या भाई फ़र्क है, तो भाई ES6 हमारे पास बेसिकली एक मेजर रिवीजन है जावास्क्रिप्ट का, जिसके अंदर हमारे पास मेजर अपडेट्स आई हैं, जिसने क्या करा भाई, एक पुरानी पूरी जावास्क्रिप्ट को चेंज कर दिया। तो जिसके अंदर हमारे पास एक बड़ा ज़बरदस्त और बड़ा इंपॉर्टेंट भाई कॉन्सेप्ट है फंक्शन। जैसे भाई आप लोगों ने अभी तक जो पढ़ा फंक्शन, तो क्या करा भाई आप लोगों ने कि अगर मैं आपसे कहूँ कि यार एक फंक्शन क्रिएट करो, तो आप क्या करोगे भाई, फंक्शन का कीवर्ड, फिर उसके बाद फंक्शन का नाम। मैंने फंक्शन का नाम कर दिया भाई ग्रिड। एक मिनट भाई, इसके अंदर को पायलट बंद कर देते हैं। पता नहीं क्यों खोलते हैं यार यहाँ पे को पायलट लोग। गिटहब को पायलट अनइंस्टॉल, जबकि मना किया जाता है कि यार अब ना यूज़ करें यही। अच्छा जी, तो भाई सिंपल हमने क्या करा, एक फंक्शन क्रिएट करा, फंक्शन का कीवर्ड, फंक्शन का नाम ग्रेड, पैरेंथेसिस, उसके बाद ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट। और अगर मैं इसके अंदर क्या करता हूँ भाई, कंसोल डॉट लॉग और हेलो वर्ल्ड। तो भाई अगर मैं अपने ब्राउज़र पे सिंपली जाऊँ, क्या मेरे पास कंसोल के ऊपर हेलो वर्ल्ड आएगा? भाई नहीं आएगा। सर क्यों नहीं आएगा? क्योंकि हमने कॉल नहीं करा। तो अगर मैं फंक्शन को कॉल कर दूं तो भाई हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे फंक्शन एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो हमने भाई ये पहली क्लास से जब हमने फंक्शंस पढ़े थे ES5 के अंदर, आज से तकरीबन 2-2.5 महीने पहले, तो भाई हमने इसी तरह क्या करा था, फंक्शन को क्रिएट करा था, जिसमें हमारे पास क्या था भाई, फंक्शन का कीवर्ड, फंक्शन का नाम, पैरेंथेसिस, ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट, जिसके अंदर भाई जो भी कोड लिखोगे आप लोग, फंक्शन जब भी एग्जीक्यूट होगा, फंक्शन जब भी क्या होगा भाई आपके पास ट्रिगर होगा, या फंक्शन जब भी आपके पास क्या होगा, इन्वोक होगा। सही है भाई, मतलब फंक्शन इन्वोक करना, फंक्शन कॉल करना, फंक्शन ट्रिगर करना, ये तमाम चीज़ें क्या हमारे पास एक ही चीज़ है, मतलब फंक्शन को चलाना है हमें। तो भाई कुछ जगहों पे ये भी होता है कि भाई फंक्शन इन्वोक, तो आप बोलोगे भाई फंक्शन इन्वोक का मतलब क्या है? भाई बहुत सिंपल सी चीज़ है। अगर कहीं पे लिखा हुआ है ना फंक्शन इन्वोक, और टर्मिनोलॉजी भाई हमारे पास यही यूज होती है फंक्शन इन्वोक की। फंक्शन इन्वोक का मतलब होता है फंक्शन कॉल करना। सही है भाई, कहीं भी लिखा होता है भाई फंक्शन को मैं क्या करूंगा भाई, ट्रिगर करूंगा, इसका मतलब भाई फंक्शन को मैं कॉल कर रहा हूँ। तो बहुत सारे हमारे पास इसके वर्ड्स हैं। तो भाई अगर कहीं पे इन्वोक लिखा हुआ उसका मतलब फंक्शन कॉल की बात हो रही है, कहीं पे फंक्शन ट्रिगर लिखा हुआ फंक्शन कॉल की बात हो रही है, अगर कहीं पे फंक्शन कॉल ही लिखा हुआ तो क्या बात हो रही है भाई, फंक्शन कॉल की बात हो रही है। तो सिंपली भाई हम लोगों ने अपनी बेसिक जावास्क्रिप्ट, जिसको हम लोग कहते हैं ES5, तो ES5 के अंदर अगर मुझे फंक्शन क्रिएट करने थे तो भाई मैं क्या करता था, फंक्शन का कीवर्ड, फंक्शन का नाम, पैरेंथेसिस, ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट, और सिंपली मैं क्या करता था, फंक्शन को कॉल करता था, तो हमारे पास फंक्शन कॉल हो जाता था। अब ES6 के अंदर भाई ये चीज़ चेंज हो गई। जब ES6 आई तो ECMAScript 6 के अंदर एक कॉन्सेप्ट आया हमारे पास एरो फंक्शन के नाम से। किसके नाम से? एरो फंक्शन। जब हमारे पास मार्केट में आया ES6 के अंदर, तो भाई ऐसा नहीं है कि हमारे पास ये वाला फंक्शन भी है और एरो फंक्शन भी है, नहीं। एरो फंक्शन बेसिकली भाई आया ही किस लिए था हमारे पास, इस वाले फंक्शन के कीवर्ड का भाई क्या था हमारे पास, रिप्लेसमेंट थी हमारे पास। मतलब आप अगर इस फंक्शन की बात करें तो ये कौन सा फंक्शन है, फंक्शन कीवर्ड वाला फंक्शन है ये। मतलब जब भी भाई हम फंक्शन बनाएंगे फंक्शन के कीवर्ड से, तो ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है भाई, ये हमारे पास ES5 का फंक्शन है। कौन सा फंक्शन है हमारे पास, ES5, और ये हमारे पास फंक्शन कीवर्ड वाला फंक्शन है। किसका फंक्शन है, फंक्शन कीवर्ड वाला फंक्शन है हमारे पास। ECMAScript 6 के अंदर भाई ये कॉन्सेप्ट थोड़ा चेंज हो गया। क्या भाई, ECMAScript 6 कहता है, ES6 कहता है कि भाई आपने अगर फंक्शन बनाने, अब एक काम करो, आप जो है ना इतनी लंबी चौड़ी मेहनत नहीं करो भाई, आप ये ज़्यादा एफर्ट करो ही नहीं। आप सिंपली क्या करो, आप अपने पास सबसे पहले भाई एक वेरिएबल क्रिएट कर लो। मैं कहता हूँ ठीक है भाई, मैंने क्या करा, एक वेरिएबल क्रिएट कर लिया। उसके बाद ECMAScript 6 कहता है कि आप क्या करो, आप एक एरो बनाओ। क्या बनाओ, आप एक एरो बनाओ। ठीक है भाई, एरो बना लिया, लेकिन ये तो एरर दे रहा है। ठीक है भाई, बता रहा हूँ, अभी आगे खत्म नहीं हुआ। यहाँ पे आपने सबसे पहले एक वेरिएबल क्रिएट करा, वेरिएबल के अंदर आपने क्या करा, एक एरो बनाया। एरो से पहले आपने क्या लगाया, पैरेंथेसिस, और एरो के बाद आपने क्या लगाया, ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट। तो ये सिंपली आपके पास क्या बन गया, एक एरो फंक्शन क्रिएट हो गया। तो ECMAScript 6 ने क्या करा, आपके एक नॉर्मल फंक्शन को बनाने के लिए भाई हमें जो फंक्शन का कीवर्ड लिखना पड़ता है,
नाम, पैरेंथेसिस, उसके बाद ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट, मतलब बहुत सारी चीज़ें। सिर्फ ये नहीं, एक और चीज़ भी हमारे पास, एरो फंक्शन ने आके आपके फंक्शन को और शॉर्ट कर दिया। मतलब जो हमारे पास सिंटेक्स था ना भाई, एरो फंक्शन ने क्या करा, सिंटेक्स को चेंज कर दिया, शॉर्ट हैंड कर दिया, और कि भाई आपको फंक्शन कीवर्ड लिखने की ज़रूरत है ही नहीं। आप सिंपली क्या करो, एक वेरिएबल बनाओ, जिस तरह वेरिएबल क्रिएट करते हो, और उस वेरिएबल में सिर्फ क्या कर दो भाई आप, पैरेंथेसिस, एरो, और उसके बाद ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट। तो भाई इस तरह हमारे पास सिंपली हमारा फंक्शन क्रिएट हो गया। अब भाई अगर मैं इस फंक्शन के अंदर सिंपली और क्या कर दूं भाई, मैं कर देता हूं भाई हेलो क्लास, और अगर अब मुझे इस एरो फंक्शन को क्या करना है, जाके चेक करूं तो भाई चलेगा? नहीं चलेगा। अब कॉल करना है मुझे। सर फंक्शन कॉल होता है फंक्शन के नाम से, ऐसा ही है। फंक्शन कॉल होता है किससे? फंक्शन के। यहां तो फंक्शन का नाम ही नहीं है, ये तो बेनाम है ऐसा नहीं है भाई। अगर देखा जाए सिंटेक्स, तो भाई इसमें तो सर हमने फंक्शन का नाम कहीं लिखा ही नहीं है। भाई आपने जिस वेरिएबल के अंदर एरो फंक्शन को क्रिएट करा है ना, वो वेरिएबल ही क्या है, उस फंक्शन का नाम है। मतलब आपने क्या करा, कॉन्स ग्रिड इक्वल्स टू एरो फंक्शन, तो इस एरो फंक्शन का नाम क्या है, ग्रिड। तो भाई जिस तरह हम लोग इस वाले फंक्शन को कॉल करते हैं ना क्लास, मैंने क्या करा भाई, ग्रिड लिख दिया। ब्राउजर पे गया, रिफ्रेश करा, नहीं चला। क्यों? सर जो रूल यहां पर है ना हमारे पास कि फंक्शन का नाम और पैरेंथेसिस, इसी तरह एरो फंक्शन के अंदर भी फंक्शन का नाम और पैरेंथेसिस ये लगाना लाजमी है। नहीं लगाएंगे नहीं चलेगा। एक फर्क है, बता रहा हूं ना मैं भी। तो भाई चले, मैं अरसलान भाई ने मुझसे सवाल करेगा, सर अरसलान ने मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, बताएं भाई एरो फंक्शन में और नॉर्मल फंक्शन में क्या फर्क है। ठीक है, मेरा पहला सवाल, नॉर्मल फंक्शन है ES5 का हिस्सा, जो फंक्शन कीवर्ड वाले फंक्शंस हैं। एरो फंक्शन है ES6 का हिस्सा, मतलब इसका ECMAScript 6 का हिस्सा। तो भाई मेजर फर्क है ना हमारे पास, मतलब जो हमारे पास पहला फर्क है वो फर्क है भाई सिंटेक्स का, कि हमारे पास सिंटेक्स का फर्क है। ये रहा भाई सिंटेक्स का फर्क। नॉर्मल फंक्शन के अंदर फंक्शन का कीवर्ड, फंक्शन का नाम, पैरेंथेसिस और ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट, ये सिंटेक्स है। एरो फंक्शन में क्या है, सिर्फ एक वेरिएबल क्रिएट करो, पैरेंथेसिस लगाओ, एरो लगाओ और ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट, आपका फंक्शन क्या हो गया भाई, रेडी हो गया। तो पहला फर्क है सिंटेक्स का। और अभी हम बात करें किसकी है, बस सिंटेक्स की। जो मेजर फर्क है ना वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, ये मेजर फर्क नहीं है, ये तो हमारे पास भाई सिर्फ सिंटेक्स का फर्क आ गया, लिखने का फर्क आ गया। जो मेजर फर्क है उसको हम इंशाल्लाह अभी थोड़ी देर में डिस्कस करते हैं। हाँ कर सकते हैं। नहीं, वो एरो फंक्शन नहीं है। आप किसी वेरिएबल के अंदर अगर फंक्शन की कीवर्ड से फंक्शन बना रहे हो ना, तो वो आपके पास क्या कहते हैं अपना एरो फंक्शन नहीं होगा, वो नॉर्मल फंक्शन ही होगा। जैसे आपको याद होगा मैंने आपको सेट टाइम आउट या सेट इंटरवल पढ़ाया था, क्या था आपको? उसके अंदर हम दो पैरामीटर पास करते हैं, एक फंक्शन और एक टाइम। जो फंक्शन पास करता उसका कोई नाम नहीं था, वो फंक्शन का कीवर्ड, पैरेंथेसिस और ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट था, ऐसा ही था वो। तो वो भी हमारे पास एक नॉर्मल फंक्शन है, वो हमारे पास एरो फंक्शन नहीं है। ठीक है, तो भाई सिंपली हमने क्या करा, यहाँ पे एक एरो फंक्शन क्रिएट कर लिया। अब देखो भाई एक तो फर्क हो गया हमारा सिंटेक्स का, कि भाई इसके अंदर फंक्शन का कीवर्ड, फंक्शन का नाम, पैरेंथेसिस और ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट। एरो फंक्शन में क्या करा भाई, कॉन्स एक वेरिएबल क्रिएट करा, सिंपल पैरेंथेसिस पास करे, एरो पास करा और ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट। अब बताओ भाई पहले यहाँ तक समझ में आया आपको या नहीं आया? आए भाई सिंटेक्स का मैं आपको और फर्क दिखाता हूँ। हमारे पास इस फंक्शन के अंदर कोई पैरामीटर है? नहीं है भाई। अगर मेरे पास ये वाला फंक्शन है, कौन सा फंक्शन है? डेटा साइंस की क्लास वहां पे हो रही है ऑडियो में। अगर हमारे पास क्या भाई एक फंक्शन है, और कौन सा फंक्शन है हमारे पास? नॉर्मल फंक्शन, फंक्शन कीवर्ड वाला। भाई इसमें पैरेंथेसिस है हमारे पास? नहीं है भाई। पैरेंथेसिस हो या ना हो, पैरेंथेसिस हो या फिर सॉरी पैरामीटर्स हो या ना हो, भाई क्या आप इन पैरेंथेसिस को रिमूव कर सकते हो यहाँ से? भाई मेरे पास पैरामीटर नहीं है ना भाई, मैं वहां से वापस अपनी बात रिपीट कर रहा हूँ, मेरे पास कोई फंक्शन के पैरामीटर नहीं है। क्या मैं इन पैरेंथेसिस को हटा सकता हूँ यहाँ से? नहीं हटा सकता। पैरामीटर्स हो या, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, पैरामीटर हो या ना हो, आपको पैरेंथेसिस लगाना लाजमी है। आओ भाई एरो फंक्शन देखते हैं। एरो फंक्शन कह रहा है, जानी क्या मसला है भाई, मेरे पास पैरेंथेसिस है ही नहीं, पैरामीटर नहीं, सॉरी मेरे पास
मैं कोई पैरामीटर इसके अंदर रिसीव नहीं कर रहा, आप ना लगाओ, आप पैरेंथेसिस ना लगाओ। सर ये तो एरर दे रहा है, क्या दे रहा है ये? एरर। कोई मसला नहीं, क्या पास कर दो आप अंडरस्कोर पास कर दो। क्या पास कर दो? अंडरस्कोर। तो भाई आप एरो फंक्शन के अंदर अगर आप एरो फंक्शन क्रिएट कर रहे हो, क्या क्रिएट कर रहे हो? एरो फंक्शन। तो जावास्क्रिप्ट आपसे कहता है, ES6 आपसे कहता है कि भाई साहब अगर आप अपने पास कोई एरो फंक्शन क्रिएट कर रहे हो और कोई पैरेंथेसिस कोई पैरामीटर रिसीव नहीं कर रहे तो आप पैरेंथेसिस लगाओ ही ना, आप क्या पास कर दो इसके अंदर? अंडरस्कोर पास कर दो। तो ये इस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। अगर मिसाल के तौर पे भाई हम्माद भाई है, हम्माद भाई इस फंक्शन को देख के बता देंगे कि भाई यहाँ पे क्या लगा हुआ है? अंडरस्कोर। इसका मतलब ये फंक्शन कोई भी पैरामीटर रिसीव नहीं करेगा। ठीक है भाई, इस चीज का आपको आइडिया अभी नहीं होगा, इस चीज का आपको आइडिया होगा टाइप स्क्रिप्ट के अंदर। जब हम टाइप स्क्रिप्ट वगैरह पढ़ते हैं ना भाई, तो टाइप स्क्रिप्ट में क्या करना पड़ता है? टाइप पास करनी पड़ती है। अगर मैं सिर्फ एम्प्टी पैरेंथेसिस दे दूं वो मुझे एरर देगा, और अगर मैं भाई पैरेंथेसिस को हटा के क्या लगा दूं? अंडरस्कोर लगा दूं। तो टाइप स्क्रिप्ट के अंदर भी ये बात बता दी गई है कि भाई अगर क्या लगा हुआ है? सिर्फ अंडरस्कोर लगा हुआ है, तो उसका मतलब कोई पैरामीटर रिसीव नहीं करने वाला। बात समझ में आई? तो भाई अगर मेरे पास कोई ऐसा एरो फंक्शन है, अगर देखो भाई नॉर्मल फंक्शन हो मेरे पास, और नॉर्मल फंक्शन के अंदर अगर कोई पैरामीटर रिसीव नहीं हो रहा, आपको ब्रैकेट लगाना क्या है? लाजमी है। विदाउट ब्रैकेट आपका फंक्शन काम। एरो फंक्शन क्या कहता है? भाई साहब कोई पैरामीटर रिसीव नहीं कर रहे, क्या लगा दो? बस अंडरस्कोर लगा दो। लगाएंगे फंक्शन विदाउट पैरेंथेसिस तो कॉल हो ही नहीं सकते। देखो भाई कॉल हो रहा है? नहीं। ब्रैकेट लगाना लाजमी है, कॉलिंग के टाइम में ब्रैकेट लगाना लाजमी है, किसी सूरत हर सूरत लगेगा भाई। तो फिर आप इसको हटा दो, लगा दो पैरेंथेसिस लगा दो। अब आता हूं ना उसके ऊपर भी आता हूं भाई। विदाउट पैरामीटर अगर आप कोई एरो फंक्शन बना रहे हो तो आपके पास एक सिंटैक्स मौजूद है कि आप सिर्फ क्या पास कर सकते हो भाई? इसके अंदर अंडरस्कोर पास कर सकते हो। अब देखो भाई एक और जबरदस्त चीज, अगर सपोज करो मैंने एक फंक्शन क्रिएट करा। क्या क्रिएट करा मैंने? एक फंक्शन क्रिएट करा। अब इस फंक्शन के अंदर मेरे पास कितने पैरामीटर हैं? एक पैरामीटर है, मैंने पास कर दिया भाई जाफर और अमान। ठीक है भाई, मतलब मैंने एक फंक्शन क्रिएट करा, इस फंक्शन के अंदर कितने पैरामीटर रिसीव हो रहे हैं? एक ही हो रहा है, और मैंने पैरामीटर पास भी आ गया भाई, हेलो क्लास जाफर अमान। एरो फंक्शन कहता है भाई साहब अगर कितने पैरामीटर आपके पास? एक पैरामीटर है, आपको मैं एक और शॉर्टकट देता हूं भाई। और क्या शॉर्टकट दोगे? आप ब्रैकेट लगाओ ही ना, आप ब्रैकेट लगाओ ही ना, आप बस क्या लिख दो? नेम, एरो और ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट। अगर एक पैरामीटर है तो एरो फंक्शन कहता है कि ब्रैकेट लगाओ ही ना। मैं नहीं लगाता भाई, मेरी प्रैक्टिस है ये कि अगर मेरे पास कोई एक होता है ना पैरामीटर, मैं ब्रैकेट लगाता ही नहीं हूं, मैं छोड़ देता हूं ब्रैकेट लगाना। आप देखोगे भाई अभी आगे जाके मैं आपको एप्लीकेशन वगैरह पे काम करवाऊंगा ना, मैं जल्दी जल्दी क्या करता हूं? एरो फंक्शन इस तरह क्रिएट कर लेता हूं। ये मेरा एरो फंक्शन क्रिएट हो गया। क्या हो गया? मेरा एरो फंक्शन ये क्रिएट हो गया है मेरा एरो फंक्शन। मतलब सिंटेक्स कितना कम हो गया हमारे पास। ये किसी ने फा कि भाई वो एक्सटेंशन यूज कर रहा है VS कोड की वहां पे क्लास में। बोलो बोलो। मतलब वेरिएबल जाहिर है वो तो क्रिएट करना पड़ेगा ना समझाने के लिए। मतलब देखो भाई ये हुआ, फंक्शन क्रिएट करना है, एक पैरामीटर रिसीव करेगा, एरो फंक्शन क्रिएट करना है, और एक मैंने क्या बोला भाई? कॉन्स्ट बी इक्वल्स टू नेम। ये मेरा एरो फंक्शन रेडी, खत्म। कितना भाई शॉर्टकट होगी आपके पास, मतलब जिंदगी आपकी आसान हो रही है। सर अगर दो हैं तो अब सवाल होता है ना सर, नेम और एज दो पैरामीटर है, तो भाई दो पैरामीटर के लिए फिर क्या लाजमी है? आप पैरेंथेसिस लगाओगे और कॉमा सेपरेट करके भाई दो पैरामीटर रिसीव करोगे। अब ये लाजमी है। ठीक है भाई, तो एरो फंक्शन ने सबसे पहला चेंज क्या लेकर आया भाई? नॉर्मल फंक्शन और एरो फंक्शन में क्या पहला फर्क है? सिंटेक्स का फर्क है। पहला फर्क किसका है? सिंटेक्स का। सिंटेक्स का क्या फर्क है भाई? कि अगर आपके पास नॉर्मल फंक्शन है तो आपको फंक्शन का कीवर्ड लिखना पड़ेगा, नाम, पैरामीटर, सॉरी पैरेंथेसिस और ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट। अगर रेस्ट ऑपरेटर के अंदर मल्टीपल हैं तो नहीं लगा, तो लगाने, अगर सिंगल है तो नहीं। जैसे सिंगल हो, मैं चेक
चेक कर लेता हूँ, लगाने पड़ेंगे आपको क्योंकि वो एरर देगा ना मल्टीपल, तो लगाने पड़ेंगे आपको। ये सही है भाई? वो सिंगल पैरामीटर था, वो वैल्यू थी, लेकिन वो रिप्रेजेंट नहीं करती किसी वैल्यू को। अनडिफाइंड मिलेगा आपको उसके अंदर, अनडिफाइंड मिलेगा। हाँ, लेकिन अगर मैं आर्ग्यूमेंट पास कर दूंगा ना जो भी, तो उसमें वो आपको वैल्यू मिलेगी। लेकिन अंडर इसको लगाते ही जब है कि हम इसमें कोई चीज़ रिसीव, बेस्ट प्रैक्टिस है ये कि अगर आपके पास बेस्ट प्रैक्टिस है ये 6 के अंदर एरो फंक्शन के अंदर कि अगर एम्प्टी पैरामीटर्स हैं तो आप एम्प्टी पैरामीटर के लिए क्या लगा दो, अंडरस्कोर लगा दो, तो अगला डेवलपर समझ जाएगा इसमें कोई पैरामीटर रिसीव नहीं होने वाला। ठीक है भाई? अब बताओ भाई बात समझ में आई या नहीं आई? ये 3 आपने भाई सिंटेक्स से चेंज देंगे। क्या? एक तो भाई सिंपल आप एरो बना लो, अगर कोई पैरामीटर नहीं है आपके पास तो आप सिंपल क्या लगा दो भाई, अंडरस्कोर लगा दो। और अगर आपके पास कोई एक पैरामीटर है तो पैरेंथेसिस लगाओ ही ना, ब्रैकेट लगाओ ही ना, बस क्या लिखो भाई, पैरामीटर का नाम लिखो, एरो बनाओ और आपका फंक्शन रेडी। और अगर आपके पास भाई 2 पैरामीटर है, कितने पैरामीटर है? 2 पैरामीटर है, तो भाई फिर 2 के लिए आपको क्या लगाना पड़ेगा, ब्रैकेट, मतलब पैरेंथेसिस लगाने पड़ेंगे। या तो कोई मसला? अब आओ भाई एक और आखिरी सिंटेक्स का फर्क, एक और आखिरी सिंटेक्स का फर्क। भाई नॉर्मल फंक्शन, मुझे फंक्शन को वैल्यू देनी है, क्या यूज करूंगा मैं? देखते हैं भाई कितना आपको याद है, आपकी जावास्क्रिप्ट कितनी अच्छी है। पैरामीटर और आर्ग्यूमेंट, जब फंक्शन को हमें वैल्यू पास करनी होती है तो हम क्या यूज करते हैं, पैरामीटर्स, और पैरामीटर में रिसीव करते हैं, आर्ग्यूमेंट में वैल्यू। फंक्शन से वैल्यू लेनी है, रिटर्न का कीवर्ड। एक फंक्शन बनाओ, एक फंक्शन, जब भी फंक्शन कॉल होगा ना सैलान रिटर्न करेगा बस। एक फंक्शन बनाओ, जब भी कॉल होगा क्या देगा हमें, सैलानी की वैल्यू देगा बस। नॉर्मल फंक्शन, फंक्शन फू बन गया, फंक्शन रिटर्न सैलानी। ठीक है भाई? जब भी कोई फंक्शन रिटर्न करता है उसको कॉल करने का तरीका क्या है, एक वेरिएबल के कॉन्स्ट, रिजल्ट, फू और फंक्शन कॉल हुआ। याद है ना आपको कि जब भी कोई भी फंक्शन रिटर्न करेगा तो उसको कॉल पे करवाते हैं हम लोग, एक वेरिएबल के अंदर, क्योंकि जाहिर बात है भाई, जाहिर सी बात है, जब वो रिजल्ट देगा, जब कोई वैल्यू देगा तो कहीं ना कहीं उसको स्टोर भी करवाना पड़ेगा। तो कंसोल डॉट लॉग क्या करा आपने, रिटर्न, सॉरी रिजल्ट। आगे से लानी, क्लियर है? अब देखो भाई, अगर एरो फंक्शन में बनाना हो, किसमें बनाना हो, कॉन्स्ट फू एरो फंक्शन, ठीक है भाई, रिटर्न सैलानी। ठीक है भाई? क्या फर्क है? कुछ भी फर्क नहीं है भाई। ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट में कोई फर्क है? सिर्फ और सिर्फ क्या फर्क है, सिंटेक्स का फर्क है। मैं गया, क्या मिल गया मुझे, सैलानी मिल गया मुझे। भाई ए डेटा साइंस की क्लास हो रही है, ये सॉरी ये वेबन ऐप की क्लास हो रही है, ए डेटा साइंस की क्लास वहां पे हो रही है ऑडी में। मैंने उल्टा बोल दिया भाई, मैं बता बता के थक गया कि ए डेटा साइंस की क्लास यहाँ नहीं हो रही, वहाँ हो रही है। मैंने क्या बोला था अभी, यहीं हो रही है ए डेटा साइंस की क्लास। अच्छा जी, अभी वो वहीं देख रहे हैं, भाई ऑडी में हो रही है। अच्छा जी, तो भाई सिंपल हमने क्या करा, एक एरो फंक्शन क्रिएट करा। इस एरो फंक्शन के अंदर हमने क्या करा भाई, ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट लगाया। ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट के अंदर हमने क्या करा भाई, सिंगल रिटर्न सैलानी कर दिया। अब देखो भाई एक और जबरदस्त चीज एरो फंक्शन की। अब आप सर से और क्या जबरदस्त चीज होगी, आए भाई मैं आपको एक और चीज दिखाता हूँ, बड़ी जबरदस्त, नहीं वेरिएबल बनेगा। मुझे बताओ इस फंक्शन के अंदर कितने ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट है आपके पास? इस फंक्शन के अंदर कितने ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट है? बहुत सारे बच्चों के सर के ऊपर से गुजरे, सर ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट क्या कह रहे हैं आप, कौन से नशे विषय में आए आज? ये मैं आपको पढ़ा चुका हूँ सब कुछ, ये तमाम चीजें मैं आपको सिंटेक्स बता चुका हूँ, तमाम टर्म्स बता चुका हूँ मैं आपको। हमारे पास ये जो भाई ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट, ये ब्लॉक ऑफ कोड है ना भाई, इसके अंदर हमारे पास सिंगल लाइन ऑफ स्टेटमेंट है। कितनी लाइन ऑफ स्टेटमेंट है? सिंगल लाइन। एरो फंक्शन कहता है भाई साहब, अगर आपके पास, जब गौर करना भाई मेरे अल्फाजों के ऊपर, एरो फंक्शन कहता है भाई साहब जब आपके पास सिंगल लाइन ऑफ स्टेटमेंट हो, क्या हो, सिंगल लाइन ऑफ स्टेटमेंट हो,
और वो भी किसकी हो, रिटर्न की हो, किसकी हो, रिटर्न की हो, तो भाई आप रिटर्न का कीवर्ड लिखो ही ना, आप रिटर्न कीवर्ड, और आप ये ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट भी ना लिखो, सिर्फ क्या करो, एरो के आगे अपनी वैल्यू लिख दो बस। एरो फंक्शन क्या कहता है, अगर आपके पास भाई साहब एक एरो फंक्शन है, एरो फंक्शन कहता है भाई अगर सिंगल लाइन ऑफ स्टेटमेंट है और उसको क्या करवाना है, अपने रिटर्न करवाना है, तो आप रिटर्न का कीवर्ड ना लगाओ और ना आप ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट लिखो, आप बस एरो के आगे क्या लिख दो भाई, अपनी वैल्यू लिख दो। सही है, क्या चीज, हाँ अंडरस्कोर ये भी लगा सकते हो, लेकिन ज्यादा एडवांस नहीं करते ना अभी। सही है, तो बस आप क्या करो भाई, ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट हटाओ, रिटर्न भी हटाओ, और एक ही लाइन के अंदर क्या कर दो, बस उसको सैलानी लिख दो। तो इसका मतलब क्या है, ये हमारे पास एरो फंक्शन क्या कर रहा है भाई, इसको रिटर्न कर रहा है। आ गया भाई सैलानी। तो एरो फंक्शन भाई इतना आपको क्या करता है भाई, हेल्प आउट करता है सिंटैक्स को कम करने के लिए। तो भाई नॉर्मल फंक्शन में और एरो फंक्शन में हमारा पहला फर्क क्या हुआ भाईयो, सिंटैक्स का फर्क हुआ कि भाई नॉर्मल फंक्शन में सर हमें हर चीज लिखनी पड़ती है, एरो फंक्शन कहता है भाई चीजें कम करो। सर अगर मल्टीपल लाइन ऑफ स्टेटमेंट हो, तो अगर हमारे पास क्या हो, मल्टीपल लाइन ऑफ, तो भाई जाहिर है जब आपके पास अगर मल्टीपल लाइन है तो फिर आप क्या करो भाई, फिर आप क्या करो, रिटर्न का कीवर्ड भी लगाओगे और ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट भी लिखोगे। मतलब अगर एक से ज्यादा है ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट में लाइन है तो भाई आपको रिटर्न का कीवर्ड भी लगाना पड़ेगा और ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट भी, और अगर सिर्फ एक ही लाइन है जो रिटर्न हो रही है तो ना ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट लगाओ ना रिटर्न का कीवर्ड लगाओ, बस एरो के आगे क्या कर दो, उसको डायरेक्ट रिटर्न कर दो, तो आपके पास काम यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन वो रिटर्न नहीं कर रहा, नहीं तो कंसोल को रिटर्न कर रहा होगा, वो तो कंसोल को रिटर्न करोगे तो अनडिफाइंड मिलेगा आपको। ये सिर्फ रिटर्न के लिए कि अगर आप रिटर्न कर रहे हो जब भी ये काम करो, ऐसा कि भाई आप कोई कैलकुलेशन करवानी हो आपने तो रिटर्न नहीं हो रहा, वो सिर्फ कैलकुलेशन हो रही है, या कोई काम परफॉर्म करवा रहे हो एक ही लाइन के अंदर, तो भाई ब्रैकेट लगा दो, वरना वो रिटर्न कर रहे हैं ना बिला वजह। ठीक है, बात समझ में आई? उम्मीद करता हूँ भाई कितने लोगों को समझ में आई ये वाली बात। बेस्ट प्रैक्टिस है, बेस्ट प्रैक्टिस है ये, बैड नहीं भाई, बेस्ट, हाँ बेस्ट प्रैक्टिस है। बोलो बोलो, लगा सकते, कोई मसला नहीं है भाई। मैं सिंगल लाइन है ना, मैं इसी तरह बनाऊं, कोई गुनाह नहीं है, लेकिन स्मार्ट वर्क जब होता है ना हमारे पास तो हम लोग ये काम कर रहे होते हैं, और ये बताने का मकसद क्या है भाई, आप फॉलो नहीं कर रहे, मैं तो फॉलो कर रहा हूं। सही है भाई, मैं फॉलो नहीं कर रहा, हम भाई तो फॉलो कर रहे हैं। अब हम दोनों एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, उन्होंने भाई ये वाली प्रैक्टिस फॉलो करी, अब मैं सर पे हाथ रख के बैठी हूँ भाई क्या करा हुआ इसने, ये तो मार्केट में प्रैक्टिस फॉलो होती है। जी सर, हम जब पहले वो बना रहे हैं, वेरिएबल बना रहे हैं, तो हम लोगों को कॉल करने के लिए इसमें वेरिएबल की क्या जरूरत है? क्योंकि ये वेरिएबल तो फंक्शन को सिर्फ अपने पास क्या कर रहा है, ये तो फंक्शन को अपने पास सेव कर रहा है, ये फंक्शन की वैल्यू थोड़ी सेव कर रहा है, ये तो फंक्शन का रेफरेंस अपने पास सेव कर रहा है ना भाई। फंक्शन जब रिटर्न करेंगे तो रिटर्न कब करता है, जब फंक्शन कॉल होता है। हमने एक वेरिएबल के अंदर फंक्शन क्रिएट करा, मतलब फंक्शन का जो रेफरेंस है वो वेरिएबल में जाके सेव हो गया, और जब उस रेफरेंस को कॉल करेंगे तो हमें वो एक और नई वैल्यू देगा जिसको हमें एक और वेरिएबल के अंदर सेव करवानी पड़ेगी। एरो फंक्शन मिसाल फिर वही आई थी लेट कॉस्ट के ऊपर और वार के ऊपर, क्योंकि वेरिएबल्स के अंदर फंक्शन बन रहे हैं ना, ये तो इनका जो भी स्कोप होगा ना वो वेरिएबल पे डिपेंड करेगा फिर। ठीक है, जैसे फंक्शन कीवर्ड वाला फंक्शन है ना आपके पास, वो तो होस्ट होता है, फंक्शन कीवर्ड वाला फंक्शन होस्ट लाजमी होता है, और फंक्शन भी है ना हमारे पास डेटा टाइप होती है भाई, रेफरेंस डेटा टाइप होती है हमारे पास। जी, फंक्शन भी हमारे पास क्या होती है, रेफरेंस डेटा टाइप होती है हमारे पास। सही है, नॉन प्रिमिटिव है। लेकिन जब हम एरो फंक्शन बनाते हैं ना भाई तो कहानी चेंज हो जाती है फिर। क्यों? क्योंकि भाई हमारे पास वो कॉन्स्ट या लेट या वार के अंदर होगा। फिर अगर वार के अंदर है तो भाई होस्ट होगा, लेट में भी होस्ट होगा, लेकिन क्या होगा, टेम्पुलर डेड जोन। कॉन्स्ट के अंदर भी होस्ट होगा लेकिन टेम्पुलर डेड जोन। वो डेड जोन में होगा तो उससे पहले उसको कॉल नहीं कर पाएंगे हम लोग, तो वो मसला करेगा, बोले भाई साहब किधर,
सही है भाई, बात समझ में आई, क्लियर है। अब आते हैं भाई एक स्टेप हम लोग थोड़ा सा और आगे। सर एरो फंक्शन और नॉर्मल फंक्शन के अंदर हमारे पास पहला फर्क ये है, किसका फर्क है, सिंटेक्स का फर्क। अब जो भाई मेजर फर्क है, इंटरव्यू के अंदर सवाल होता है एरो फंक्शन के अंदर और नॉर्मल फंक्शन में क्या फ़र्क है, एरो फंक्शन नॉर्मल फंक्शन क्या होते हैं। तो भाई आप लोग जवाब देते हैं भाई एरो फंक्शन हमारे पास ES6 के अंदर आया, नॉर्मल फंक्शन हमारे पास ES5 के अंदर आया। मतलब ES5 मतलब बेसिक जावास्क्रिप्ट में थे, फिर एडवांस जावास्क्रिप्ट जब आई ES6 जिसको हम लोग ECMAScript 6 कहते हैं, उसके अंदर भाई हमने एरो फंक्शन को इंट्रोड्यूस करवाया, हम यूज़ करते हैं। हमारे पास सिंटेक्स का फ़र्क है। अब बता दो कि भाई सिंगल पैरामीटर है तो पेंसिल लगाने की ज़रूरत नहीं है, एरो बनाओ फंक्शन बन जाएगा। कोई पैरामीटर नहीं है, अंडरस्कोर लगा दो। आपने रिटर्न करना है, आप पैरामीटर अब जो है ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट में ना लगाओ, रिटर्न का कीवर्ड भी ना लगाओ, एक सिंगल स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, रिटर्न। इंटरव्यू वाला ये बातें सुनना चाहता है, इंटरव्यू वाला ये वाली बातें सुनना चाहता है, लेकिन इससे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक और बात है वो जो सुनना चाहता है। मैं अगर आपको कभी इंटरव्यू लूँगा ना, मैं ये बात सुनना चाहता भाई कि एरो फंक्शन और नॉर्मल फंक्शन में सिंटेक्स का फ़र्क है। मुझे इस बात का पता है कि अगर आपको एरो फंक्शन का पता है ना भाई, तो आपको पता है कि भाई एरो फंक्शन नॉर्मल फंक्शन में क्या सिंटेक्स का तो फ़र्क है, लेकिन जो असल फ़र्क है, जो एक मेजर फ़र्क है, अक्सर और बेशतर क्या करते हैं भाई, बहुत सारे लोग ना उसको बाईपास कर देते हैं। क्या करते हैं, बहुत सारे लोग उसको बाईपास कर देते हैं, छोड़ते हैं यार, छोड़ो यार समझ में नहीं आ रहा, दिस का कीवर्ड है कैसे समझाएं, समझ में नहीं आता। ना वो समझा पाते हैं ना फिर वो समझ पाते हैं लड़के। फिर इंटरव्यू में पूछा था कि भाई बताओ कि भाई क्या फ़र्क है भाई मेजर, इसके अलावा फ़र्क तो बताओ, ये तो सिंटेक्स का फ़र्क बता दिया, इसके अलावा एक फ़र्क और है। हम सर पे हाथ रख के बैठे हुए होते हैं और वो बंदा को रिजेक्ट कर देगा उस पर। भाई अब हमारे पास यहाँ पे एक बड़ा ज़बरदस्त टॉपिक आ गया, बड़ा ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट आ गया जिसका नाम है हमारे पास दिस। क्या हमारे पास दिस कुछ भी नहीं है। दिस पहला सवाल क्या लिखा मैंने, विंडो क्या होता है, विंडो हमारे पास जावास्क्रिप्ट का ग्लोबल ऑब्जेक्ट होता है। मतलब जावास्क्रिप्ट के अंदर जितनी भी चीजें होती है हमारे पास, वो तमाम चीजें कहां पर होती है, हमारे पास ग्लोबल ऑब्जेक्ट के अंदर होती है, मतलब विंडो के ऑब्जेक्ट के अंदर होती है। जब भी हम कोई फंक्शन क्रिएट करते हैं, जब भी हम कोई वेरिएबल क्रिएट करते हैं, वो तमाम चीजों का जो रेफरेंस होता है ना हमारे पास, वो कहां से होता है, हमारे पास विंडो के अंदर सेव होता है। मैं आपको ये चीज भाई प्रूफ करके दूंगा अभी कुछ क्लासेस के बाद, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक के अंदर मैं आपको ये चीज प्रूफ करके दूंगा कि जितने भी फंक्शंस होते हैं, जितने भी वेरिएबल्स होते हैं, उन तमाम के रेफरेंसेस कहां से होते हैं हमारे पास, विंडो के अंदर। अगर सेव ही ना हो ना भाई, अगर कोई एक चीज विंडो के ऑब्जेक्ट के अंदर नहीं है तो जावास्क्रिप्ट में आप उसको एक्सेस ही नहीं कर सकते, जावास्क्रिप्ट में उसको एक्सेस ही नहीं कर सकते, अनडिफाइंड मिलेगा जावास्क्रिप्ट, बोलेगा भाई फला चीज नॉट डिफाइंड। मतलब अगर कोई चीज हमारी विंडो के ऑब्जेक्ट के अंदर जाके अपने आप को सेव नहीं करती तो उसको आप एक्सेस भी नहीं कर सकते। तो भाई आप लोग ये जो console.log विंडो लिखते हो ना भाई, तो इसका मतलब क्या है, हमारे पास हमारा ग्लोबल, भाई हम लोग अगर ग्लोबली कहां पे, जो console.log है ये कौन से स्कोप के अंदर है, ग्लोबल स्कोप में। क्यों सर, किसी ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट के अंदर है ही नहीं कि मैं इसको फंक्शनल स्कोप बोलूं या ब्लॉक स्कोप बोलूं, ये तो हमारे पास खुलम खुला रखा हुआ भाई फाइल के अंदर। जब आपने ग्लोबल स्कोप के अंदर दिस का कीवर्ड यूज कराना भाई, ये रिप्रेजेंट करता है किसको, विंडो ऑब्जेक्ट को। तो अगर आपसे कोई पूछे ना भाई दिस का कीवर्ड क्या है, तो आप बोलोगे भाई दिस के कीवर्ड का मतलब है हमारे पास ग्लोबल ऑब्जेक्ट। क्या है हमारे पास, मतलब दिस अगर आप जावास्क्रिप्ट के अंदर किसी ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट के अंदर नहीं रखते और कॉल करते हो, क्या करते हो आप, कॉल करते हो, तो आपके पास दिस का कीवर्ड लेकर आएगा किसको भाई, विंडो ऑब्जेक्ट को। किसको लेकर आएगा, विंडो ऑब्जेक्ट को। बात समझ भाई, मतलब अगर मैं यह कर दूं ना भाई दिस डॉट अलर्ट, देख रहे हो आप लोग, आ गया अलर्ट, तो क्या हुआ भाई, दिस का मतलब हमारे पास हमारा ग्लोबल ऑब्जेक्ट। यहां तक कहानी क्लियर है। अब आ जाओ भाई दिस के कीवर्ड के ऊपर और फंक्शंस के ऊपर। दिस का कीवर्ड मैंने आपको पढ़ा दिया भाई। अगर अब मैं बात करूं किसकी, एरो फंक्शन और नॉर्मल फंक्शन के अंदर भाई क्या मेजर फर्क है, तो भाई नॉर्मल फंक्शन में और एरो फंक्शन के अंदर हमारे पास एक तो फर्क हो गया सिंटेक्स का, और सेकंड फर्क हो गया हमारे पास दिस के कीवर्ड का। सर कैसे, इसके लिए हमें बनाना पड़ेगा एक ऑब्जेक्ट। क्या बनाना पड़ेगा हमें इसके लिए, एक ऑब्जेक्ट। मैंने क्या करा, सबसे पहले भाई एक ऑब्जेक्ट 1 क्रिएट करा, ठीक है भाई।
जिसमें नेम मैंने क्या रख दिया, हम्माद भाई रख दिया, एज रख दिया हम्माद भाई 19 साल। ठीक है भाई। अब भाई हमने क्या करा, सिंपल एक वेरिएबल क्रिएट करा, ऑब्जेक्ट 1 इक्वल्स टू, बोलो ना भाई क्या है, ऑब्जेक्ट है ना भाई, बोलो ना ऑब्जेक्ट, प्रॉपर्टी है नेम एज, सही है भाई। अब मैंने इसके अंदर क्या बना रहा हूं मैं, गेट फुल नेम, नाम से चल रहा है किस चीज का भाई काम होगा। अब इसके अंदर एक फंक्शन क्रिएट करा, और फंक्शन मैंने क्रिएट करा किसका, कौन सा फंक्शन क्रिएट करा, एरो फंक्शन है, नॉर्मल फंक्शन है, ES5 का नॉर्मल फंक्शन है, ऐसा ही है। तो भाई हमने सिंपल अपने एक ऑब्जेक्ट के अंदर एक मेथड क्रिएट करा, मेथड का मतलब फंक्शन होता है, और हमने फंक्शन क्रिएट करा मतलब मेथड क्रिएट करा हमने किसकी मदद से भाई, नॉर्मल फंक्शन से। अगर मैं नॉर्मल फंक्शन के अंदर, किसके अंदर, आवाज नहीं आ रही, नहीं आ रही आवाज, क्या यूज करूं, दिस यूज करूं। तो भाई नॉर्मल फंक्शन के अंदर जो हमारा दिस होता है ना, देखो भाई गेट फुल नेम, जब मैं नॉर्मल फंक्शन यूज करता हूं और नॉर्मल फंक्शन के अंदर अगर मैं दिस का कीवर्ड यूज करूं तो ये रिप्रेजेंट करेगा किसको, आप जरा मुझे बताना किसको करता है मुस्तफा, अपने पेरेंट को, ऑब्जेक्ट को नहीं भाई। ऑब्जेक्ट कौन सा ऑब्जेक्ट, तो नॉर्मल फंक्शन जब भी मैं बनाता हूं, क्या बनाता हूं मैं, आप लोग भी बोलो भाई याद हो, जब भी आप नॉर्मल फंक्शन बनाते हो तो नॉर्मल फंक्शन के अंदर जब दिस का कीवर्ड होता है तो वो हमेशा रिप्रेजेंट करेगा किसको, अपने पेरेंट को। मतलब इस फंक्शन का अभी पेरेंट कौन है, ये ऑब्जेक्ट, तो भाई इसने ऑब्जेक्ट 1 को रिप्रेजेंट करा। ठीक है भाई। अगर सपोज करो इसके अंदर ऑब्जेक्ट 1 के अंदर एक और ऑब्जेक्ट होता और उसमें मेथड होता तो वो किसको करता, अपने ऑब्जेक्ट को करता, ना कि ऑब्जेक्ट 1 को। तो इसका मतलब ये है कि नॉर्मल फंक्शन के अंदर जब भी दिस का कीवर्ड यूज होगा सही है भाई, अपने पेरेंट को लेकर आएगा। और इसका पेरेंट कौन है भाई, ऑब्जेक्ट 1। कितने लोगों को क्लियर है यहां तक, क्लियर है सबको। अब देखो भाई सेम फंक्शन, सॉरी सेम ऑब्जेक्ट कॉपी पेस्ट करा, क्या फर्क करा मैंने नॉर्मल फंक्शन के बजाय अब यूज करा क्या, एरो फंक्शन। क्या यूज करा मैंने, अब एरो फंक्शन। अब देखो भाई अब हमारे पास एरो फंक्शन है और मैंने क्या यूज करा, दिस। भाई ऑब्जेक्ट आना चाहिए ना मेरे पास या नहीं, मैं सोच के बैठा हूं कि भाई मेरे पास दिस के अंदर क्या आएगा भाई, ऑब्जेक्ट 1 ही आएगा। अब देखो भाई क्या मिला मुझे, अगर यही मैंने क्या बताया आपको स्टार्टिंग में, बहुत सारे लोग उसको गलत तरीके से पढ़ा रहे होते हैं तो अनडिफाइन आ जाता है, वो बोलते हैं भाई यार ये क्या हुआ, भाई ये क्या हुआ। तो भाई सीन ये है कि जब भी आप क्या करोगे, एरो फंक्शन बनाओगे, क्या बनाओगे, एरो फंक्शन। एरो फंक्शन के अंदर जो दिस होगा ना भाई, ये हमेशा किसको रिप्रेजेंट करेगा भाई, ग्लोबल ऑब्जेक्ट को। किसको करेगा, ग्लोबल ऑब्जेक्ट को। बात समझ में आई या नहीं आई। तो हमने क्या करा भाई, जब हमने नॉर्मल फंक्शन क्रिएट करा तो नॉर्मल फंक्शन के अंदर हमारे पास दिस का कीवर्ड किसको रिप्रेजेंट करता है, अपने पेरेंट को। लेकिन एरो फंक्शन के अंदर जो दिस का कीवर्ड होता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, ग्लोबल ऑब्जेक्ट को, मतलब विंडो ऑब्जेक्ट को। सही है भाई, सही है भाई। क्लास यहां तक क्लियर है, कोई मसला, कोई सवाल, कोई कंफ्यूजन। भाई कितने लोगों को क्लियर है यहां तक, भाई सब लोग एक्टिव हैं या कोई सो रहा है। दिस अपने स्कोप के हिसाब से और अपनी चीज़ों के हिसाब से अपना जो ना बिहेवियर मेंटेन करता है। नॉर्मल फंक्शन के अंदर अगर आपने दिस बनाया तो वो अपने पेरेंट को करेगा, तो इस फंक्शन का पेरेंट कौन है भाई, ऑब्जेक्ट 1, तो वो ऑब्जेक्ट 1 को लेकर आए। आपने एरो फंक्शन के अंदर दिस करा, किसको लेकर आएगा ये, तो ये आपके पास विंडो लेकर आएगा। क्या लेकर आएगा आपके पास, विंडो ऑब्जेक्ट। मतलब नहीं समझा मैं, आप ये कह रहे हो कि बाहर ये मेथड हो,
आप ये कह रहे हो ये हटा दूं, ए को कॉल करूं, सेम सेम है। आपने बस काम लंबा कर दिया ना, आपने बस यहाँ पे क्या करा, ए के अंदर रेफरेंस दे दिया इसका, सही है, और कॉल बाद में करवाया। नॉर्मल फंक्शन, तो नॉर्मल फंक्शन ये लेकर आएगा, अपना ऑब्जेक्ट लेकर आएगा ये। हाँ कहाँ देखो ना, बनाओ कहाँ पर है ये, बंद कहाँ पर है ये, इसका क्रिएशन पॉइंट कहाँ पर है फंक्शन का, ये इस ऑब्जेक्ट के अंदर स्कोप में ना, ये बाहर के स्कोप के थोड़ी अंदर है, ये ऐसे स्कोप में घूमेगा। ठीक है भाई, लगाता था भाई, क्या हो गया, पेंसिल के बगैर कॉल ही नहीं होगा कभी फंक्शन। लगाते थे, मेथड हमेशा रिटर्न करता है भाई, मेथड हमेशा रिटर्न करेगा, ऑब्जेक्ट के अंदर जो भी मेथड होगा ना वो हमेशा रिटर्न करेगा, विदाउट रिटर्न तो मेथड होगा ही नहीं, क्योंकि मेथड हमेशा कोई ना कोई वैल्यू आपको रिटर्न करता है। तो हम लोग हमेशा जब भी मेथड को कॉल करवाते हैं ना, किसी न किसी वेरिएबल के अंदर ही कॉल करवाएंगे, क्योंकि मेथड हमेशा क्या करता है, रिटर्न करता है। पिछली क्लासेस अगर आपको याद हो मेरी, तो मैंने आपको ये बात बताई थी कि मेथड के अंदर हमेशा रिटर्न होगा। तो फायदा फिर उसका मेथड बनाने का, क्यों बना रहे हो, मेथड बनाते क्यों है, एक एग्जीक्यूशन हो और वो हमें आउटपुट दे, तो आउटपुट कब देगा वो, जब रिटर्न होगा, जब रिटर्न नहीं होगा तो आउटपुट थोड़ी देगा हमें। एक फंक्शन है, आप फंक्शन कॉल करो, फंक्शन के अंदर भाई 4 नंबर प्लस हो रहे हैं, अब एंड में क्या चाहोगे, 4 नंबर पर प्लस करके छोड़ दो भाई, मुझे 2 भी तो सही, तो आउटपुट आएगा, तो रिटर्न का कीवर्ड लाजमी हमेशा यूज होगा मेथड के अंदर। स्कोप है ना इसका, जिसके अंदर दिस का जो कीवर्ड है ना, वो नॉर्मल फंक्शन के अंदर, मतलब फंक्शन कीवर्ड के अंदर पेरेंट को टारगेट करता है, और एरो फंक्शन के अंदर वो अपने ग्लोबल ऑब्जेक्ट को टारगेट करता है। सही है भाई, बताया तो सही। इसके अलावा और क्या भाई, मिसाल के तौर पे अगर आप कहीं पर एरो फंक्शन क्रिएट कर रहे हो और आपको वहां पे दिस की नीड पड़ गई, किसकी नीड पड़ गई, तो आप ये मत सोचना कि भाई ये दिस जो है वो अपने पेरेंट को ले रहा होगा, वो विंडो को ले रहा होगा, तो ये चीज़ आपको भी पता होनी चाहिए। ठीक है, हम लोग जब रिएक्ट पढ़ते थे ना, और रिएक्ट के अंदर जब हमारे पास क्लास कंपोनेंट थे, पहले हमारे पास रिएक्ट के अंदर होते क्लास कंपोनेंट, तो क्लास कंपोनेंट के अंदर जब हम लोग भाई फंक्शन वगैरह क्रिएट करते थे, तो वहाँ पे भाई जिसका कीवर्ड बड़ा तंग करता था कि नॉर्मल फंक्शन है, एरो फंक्शन है, बाइंड वगैरह, ये तमाम चीज़ें हमें करनी पड़ती थी बहुत ज़्यादा। ठीक है, अब हमारे पास वहाँ पे हमारे पास फंक्शन कंपोनेंट होते हैं, तो इतना ही जिसका कीवर्ड वहाँ पर यूज केस नहीं आता हमारे पास। ठीक है, मतलब एक कॉन्सेप्ट है ये आपके पास, जो पूछा जाता है इंटरव्यूज के अंदर आपसे, ये किसके अंदर, हाँ पास करो, कोई टेंशन नहीं है, ये तो 110 पास करा, वैल्यू रिसीव कर ली, वो तो फिर सारे कॉन्सेप्ट वही है ना, पुराने फंक्शन वाले जो आपने पढ़े आज तक, आ गया, सारे कॉन्सेप्ट वही है भाई मेथड के पुराने, बस फर्क क्या हुआ, एरो फंक्शन के अंदर भाई दिस का कीवर्ड क्या करेगा, विंडो ऑब्जेक्ट को लेकर आएगा, और अगर आप लोग भाई यहाँ पे एक नॉर्मल फंक्शन क्रिएट कर रहे हो, तो नॉर्मल फंक्शन में क्या होगा भाई, वो अपने पेरेंट वाले ऑब्जेक्ट को लेकर आएगा। यहाँ तक क्लियर है सबको? आप बोलोगे दिस जो है हमारे पास वो ग्लोबल ऑब्जेक्ट को लेकर आता है, अगर वो आपसे दिस पूछते, दिस का मतलब भाई वो विंडो ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, इंटरव्यू वाला बोलेगा कि भाई दिस का कीवर्ड हमारे पास एरो फंक्शन में नॉर्मल फंक्शन में सेम काम करता है, तो फिर आप उसको डिफाइन करोगे, और अगर वो आपसे एरो फंक्शन नॉर्मल फंक्शन पूछ रहा है, तो आपको खुद बताना पड़ेगा ये बात कि भाई एरो फंक्शन नॉर्मल फंक्शन में हमारे पास 2 फर्क है, एक तो सिंटेक्स का फर्क है, दूसरा जिसके कीवर्ड का फर्क है, कि नॉर्मल फंक्शन जो है वो पेरेंट को लेता है, और एरो फंक्शन जो है वो ग्लोबल ऑब्जेक्ट को कंसिडर करता है। ये 2 फर्क है बस, अब तीसरा अभी है आया नहीं है, जब आएगा तो बताऊंगा फिर मैं आपको। ठीक है भाई, क्लास में क्लियर है, कोई मसला? तो भाई हमारे पास यहाँ पे एरो फंक्शन क्या हुआ, हमारे कंप्लीट हो गए। इसकी भाई थोड़ी प्रैक्टिस करना आप लोग पहले, ठीक है, फिर आपके और शायद सवाल है, अभी सारे सवाल कर लोगे तो जो पढ़ा भी है ना, तो वो भी कद्दू याद भी रहेगा आपको, तो पहले पढ़ लो थोड़ा सा, और पहले प्रैक्टिस कर लो थोड़ी सी। चले जी आगे बढ़ते हैं भाई, तो हमारे पास हमारे यहाँ पे भाई एरो फंक्शंस क्या हुए, कंप्लीट हो गए। अब भाई हमारे पास हमारा नेक्स्ट टॉपिक,
हमने भाई क्या क्या पढ़ लिया, हमने वार लेट कॉन्स पढ़ लिया, हमने डिस्ट्रक्चरिंग पढ़ लिया, हमने स्प्रेड ऑपरेटर रेस्ट ऑपरेटर पढ़ लिए, सही है, हमने होस्टिंग पढ़ ली, हम लोगों ने भाई शैलो कॉपी डीप कॉपी पढ़ ली, सही है, ये सब तमाम चीज़ें हम लोगों ने पढ़ ली। फिर हम लोगों ने क्या पढ़ लिया भाई आज, एरो फंक्शन पढ़ लिया, हम लोगों ने टेम्पलेट एड्रेस भी पढ़ लिया, बैक टिक्स जो हमारे पास थे, सही है। क्या चीज़ नहीं, सेट नहीं पढ़ा, वो पढ़ाना है, वो रहता था हमारा टॉपिक, वो मैंने ये बता दिया था कि वो यूनिक वैल्यूज़ को कर देता है, सही है हाँ, लेकिन वो सही पढ़ाया नहीं था मैंने आपको, वो पढ़ाना भी मुझे आपको सेट। चलो भाई एक और चीज़ पहले पढ़ते हैं हम लोग, टर्नरी ऑपरेटर। एक और हमारे पास कॉन्सेप्ट है भाई टर्नरी ऑपरेटर का एडवांस जावास्क्रिप्ट के अंदर। पहले हम पढ़ते हैं टर्नरी ऑपरेटर, उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं मैप और फिल्टर को। किसको स्टार्ट करते हैं फिर, एरे के मेथड्स, मैप और फिल्टर। इंशाल्लाह भाई अगले हफ्ते हम लोग अपनी एडवांस जावास्क्रिप्ट के भी अच्छे खासे टॉपिक कंप्लीट कर चुके होंगे इंशाल्लाह भाई। मैप फिल्टर हमारा कंप्लीट होगा, फाइंड इंडेक्स, बहुत सिंपल सी चीज़ें, ये तमाम चीज़ें कंप्लीट होंगी। बस इसके बाद हम लोग चलेंगे भाई एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट के ऊपर, कि सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट को किस तरह हैंडल करते हैं। मतलब हमारे पास प्रॉपर फिर फेच, एसिंग अवेट, न्यू प्रॉमिस, कॉल बैक्स, ये तमाम चीज़ें हम पढ़ेंगे। उसके बाद फिर हमारे पास कुछ चीज़ें रहती होंगी, जैसे क्लासेस हो गया, एक दो चीज़ें और छोटी छोटी चीज़ें वो पढ़ेंगे, फिर ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट पढ़ेंगे, और हमारे पास हमारी एडवांस जावास्क्रिप्ट क्या हो जाएगी इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगी। तो इंशाल्लाह भाई 4 क्लासेस के अंदर अगली आने वाली हम अपनी एडवांस जावास्क्रिप्ट को क्या कर देंगे भाई, कंप्लीट कर देंगे, होपफुली इंशाल्लाह कंप्लीट कर देंगे। फिर हमारे पास इंशाल्लाह भाई स्टार्ट होंगे हमारे प्रोजेक्ट्स, कि हमारे पास फिर अब प्रोजेक्ट्स वगैरह क्या है, हमें कौन से प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम करना है भाई, जावास्क्रिप्ट के ऊपर, ठीक है। तो डायरेक्ट प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम नहीं करेंगे, पहले हम लोग भाई सुपरबेस पढ़ेंगे, सुपरबेस के बाद फिर हम लोग इंशाल्लाह क्या भाई अपने प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम करना स्टार्ट कर देंगे। सुपरबेस के ऊपर ही भाई हम लोग जो है वो एसक्यूएल पढ़ेंगे, पोस्टग्रेस, कि भाई हमारे पास क्या होता है क्या नहीं होता, किस तरह काम कर रहे होते हैं। फिर इंशाल्लाह भाई ये तमाम चीज़ें जब हमारी कंप्लीट हो जाएंगी तो हम लोग चलेंगे भाई किसके ऊपर, बैकएंड के ऊपर इंशाल्लाह। चलें जी, अब हमारे पास भाई नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्या भाई, टर्नरी ऑपरेटर। अच्छा भाई अब ये टर्नरी ऑपरेटर क्या होते हैं भाई, कोई बता सकता है, किसी को पता है टर्नरी ऑपरेटर क्या होते हैं? खाली हैंड रेस करें भाई, बताएं सर। सही है, सही, और सही है, और बस शॉर्ट वर्जन ही, और कुछ नहीं इसके अलावा डेफिनेशन के अंदर। फायदे नुकसान, बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसा ही है। अच्छा जी भाई, हमने अपनी जावास्क्रिप्ट के अंदर जब हमने जावास्क्रिप्ट स्टार्ट की थी, हमने वेरिएबल से स्टार्ट की कहानी। वेरिएबल्स के बाद फिर हम लोगों ने भाई मैथ की चीज़ें पढ़ी थी, मुझे आज भी याद है, प्लस माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, डी मास, बॉट मास, फिर हमने इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, फिर हमने प्रॉम्प्ट, ये तमाम चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी थी। फिर हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आया था जिसको मैंने आपको समझाया था भाई, अगर मगर करके, कि अगर ये हो तो ऐसा हो जाए, मगर ये हो तो फलाना ढिमकाना, ये मतलब ये तमाम चीज़ें मैंने आपको पढ़ाई थी, मुझे याद है अच्छी तरीके से। उस टाइम पे भाई जब अगर मगर था हमारे पास, तो हम लोगों ने पढ़ा था क्या भाई, इफ एल्स। ऐसा ही था कि भाई अगर कोई भी किस्म की, किसी भी किस्म की आपके पास कोई कंडीशन आ जाए तो भाई आप सिंपल क्या करो भाई, इफ कंडीशन अगर ट्रू हो जाए तो चला दो, अगर ना चले तो भाई एल्स चला दो, ये हमने पढ़ा था। अगर भाई हमारे पास मल्टीपल कंडीशन है तो भाई आप इफ और एल्स इफ भी बना सकते हो। अगर भाई मुझे एक ही अपनी ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट के अंदर मल्टीपल कंडीशन को चेक करवाना है तो मैं और ऑपरेटर और एंड ऑपरेटर भी यूज़ कर सकता हूँ, जिसको हम लोग गेट्स कहते थे बेसिकली, कि भाई अगर 2 कंडीशन है, एक ट्रू हो जाए तो इफ चला दो, भाई 2 कंडीशन है दोनों ट्रू होनी चाहिए जब भी इफ चले, अदरवाइज इफ ना चले। कंडीशंस पढ़ने के बाद फिर हमने भाई अपनी जावास्क्रिप्ट की आखिरी जब हमारी भाई ES5 की आखिरी सांसें चल रही थी तो मैंने आपको पढ़ाया था भाई स्विच केस, ऐसा ही है। फिर मैंने आपको पढ़ाया था कि भाई स्विच केस बेसिकली हमारे पास क्या है, इफ एल्स का एक ऑल्टरनेट है, जिससे भाई हम लोग इफ एल्स के अंदर कंडीशन लगाते हैं, इसी तरह हम लोग स्विच केस के अंदर भी कंडीशंस लगाते हैं। लेकिन मैंने वहाँ पे आपको बताया था भाई एक डिफरेंशिएट, सही है। मैंने आपको 2 चीज़ें बताई थी कि भाई एक तो सिंटेक्स का फर्क हो गया, इफ एल्स के अंदर भाई हमारे पास इफ एल्स तमाम चीज़ें लिखनी पड़ती है। स्विच केस में क्या होता है, आपने स्विच पास करा, जिस वैल्यू के ऊपर कंडीशन लगानी है वो स्विच में पास कर दी, और आपने सारे के सारे केसेस डिफाइन कर दिए। हर केस खत्म होने के बाद आपको ब्रेक करना पड़ता है, वरना भाई एक भी केस अगर आपका ट्रू हो जाए तो वो तमाम केसेस को आगे चला देता है। याद है, भूल गए? और जो फर्क था मेजर, वो फर्क मेजर ये है कि भाई हम इफ एल्स के अंदर लेस देन, ग्रेटर देन, और ऑपरेटर, एंड ऑपरेटर, ये तमाम चीज़ें यूज कर सकते हैं। लेकिन स्विच केस के अंदर हमारे पास फिक्स वैल्यू होती है बस, मतलब नेम इक्वल्स टू जाफर तो बस जाफर, एज इक्वल्स टू 18 तो बस 18, ऐसा नहीं हो सकता भाई 18 या 18 से ज़्यादा, रेंज डिफाइन
नहीं हो सकती। अब हमारे पास जावास्क्रिप्ट में आखिरी तरीका कंडीशन लगाने का, जिसको हम लोग क्या कहते हैं भाई, टर्नरी ऑपरेटर कहते हैं। सही है, ये AS6 के अंदर इंट्रोड्यूस करवाया गया भाई टर्नरी ऑपरेटर्स को, और आगे जाके भाई ये आपकी जिंदगी का जो है ना भाई एक हिस्सा बनने वाला है। आप रिएक्ट पढ़ो, आप बैकएंड पढ़ो, रिएक्ट में तो बहुत यूज होता है। रिएक्ट के अंदर भाई हमारे पास एक कॉन्सेप्ट होता है कंडीशन रेंडरिंग। कौन सा कॉन्सेप्ट होता है हमारे पास, कंडीशन रेंडरिंग, कि भाई कंडीशन के हिसाब से रेंडरिंग करनी है। वहाँ यूज हम लोग क्या करते हैं, टर्नरी ऑपरेटर। तो अगर आज की क्लास में टर्नरी ऑपरेटर समझ में नहीं है तो रिएक्ट के अंदर भाई आपको नहीं आएगा समझ में। बाकी आप अल्फाज मेरे खुद समझ जाओ मैं क्या कहना चाहूँगा, ठीक है भाई, आपको समझ में नहीं आएगा। तो आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। इफ एल्स और टर्नरी ऑपरेटर में क्या फ़र्क है? इफ एल्स और टर्नरी ऑपरेटर में एक ही जवाब है बस, क्या, सिंटैक्स का फ़र्क है बस। किसका फ़र्क है बस, और किसी चीज़ का फ़र्क नहीं है। रेंज डिफाइन कर सकते हैं, मल्टीपल कंडीशन दे सकते हैं, इफ एज इफ इस पे भी लगा सकते हैं, टर्नरी ऑपरेटर में भी नेस्टेड कंडीशन भी लग जाती है इसके अंदर, सारे काम हो सकते हैं। सिर्फ एक फ़र्क है, क्या, सिंटैक्स का फ़र्क है बस, और कोई फ़र्क नहीं है इसके अंदर। इफ एल्स में क्या होता है, एज है भाई, चेक करो एज 18 है 18 नहीं है। इफ एज 18, ये करना पड़ता है, फिर कंसोल डॉट लॉग अलाउ, वरना एल्स। कितनी लाइनें लिखी आपने, 1 2 3 4, और अगर ये 5 लाइनों का काम एक लाइन में आ जाए तो कैसा होगा, बेहतरीन होगा। टर्नरी ऑपरेटर कहता है कि भाई साहब अब आप मुझे यूज करना चाहते हो, ऐ भाई मैं आपको दिखाता हूँ टर्नरी ऑपरेटर के पावर्स। टर्नरी के अंदर भी हमारे पास भाई 2 साइन होते हैं। कितने साइन होते हैं, एक होता है क्वेश्चन मार्क, एक होता है कॉलन। क्या होता है, एक क्वेश्चन मार्क, एक होता है हमारे पास क्वेश्चन मार्क रिप्रेजेंट करता है यहाँ पे किसको, और कॉलन रिप्रेजेंट करता है किसको, यहाँ पे फॉल्स को। सर किस तरह, सवाल बनता है बहुत सिंपल। सबसे पहले मैंने एक वेरिएबल बनाया, किस नाम से, इस चेक के नाम से, या मैंने कर दिया भाई इस चेक, क्या कर दिया मैंने, कॉन्स्ट इस चेक इक्वल्स टू एज, क्या लिखा मैंने, अगर क्या हो 18 हो, क्या हो, क्वेश्चन मार्क अलाउ, कॉलन नॉट अलाउ। अब समझाता हूं मैं आपको। हमने क्या करा, हमने क्वेश्चन मार्क से पहले एक लगाई है कंडीशन। क्या लगाई है, अगर ये कंडीशन ट्रू हो गई तो भाई क्वेश्चन मार्क के बाद वाली स्टेटमेंट चलेगी। अगर ये कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स, तो भाई कॉलन के बाद वाली आपकी क्या चलेगी भाई, स्टेटमेंट चलेगी। बस सिंपल सा रूल है ये। बात समझ में आई या नहीं आई? अगर आपकी कंडीशन क्या हो गई, ट्रू हो गई, तो क्या चलेगा भाई, क्वेश्चन मार्क के बाद वाली स्टेटमेंट चलेगी। और अगर कंडीशन फॉल्स हो गई तो कौन सी स्टेटमेंट चलेगी, कॉलन के बाद वाली स्टेटमेंट चलेगी। बस ये हमारे पास क्या बन गया भाई, हमारा टर्नरी ऑपरेटर। अब अगर कंडीशन ट्रू हो गई तो भाई क्वेश्चन मार्क के बाद क्या लिखा हुआ है, अलाउ, तो इस वेरिएबल में जाके क्या सेव हो जाएगा भाई, अलाउ। और अगर कंडीशन फॉल्स हो गई तो कॉलन के बाद चलेगा, तो वेरिएबल में क्या सेव होगा, कंसोल डॉट लॉग इस चेक। ठीक है भाई, रिफ्रेश करा, क्या मिला मुझे, अलाउ। अगर मेरी कंडीशन अब ट्रू नहीं है, क्या एज 18 के बराबर है, फॉल्स, अब क्या चलेगा, डायरेक्ट क्या कहते हैं भाई, इसको हम लोग टर्नरी ऑपरेटर कहते हैं। अब तो बात समझ में आई या नहीं आई? भाई हमारे पास एज 18 होनी चाहिए और हमारे पास जेंडर भी क्या होना चाहिए, मेल होना चाहिए। मतलब भाई हमारे पास एक तो लौंडा होना चाहिए और होना भी कितने साल का चाहिए भाई, 18 साल का होना चाहिए। अब भाई इसी के अंदर अगर मुझे कंडीशन लगानी है तो मैं क्या करूंगा भाई, क्वेश्चन मार्क से पहले लगती है कंडीशन। तो जैसे आपने एक कंडीशन पास करी, मल्टीपल कंडीशन के लिए क्या यूज करते हैं हम लोग, एंड जेंडर क्या हो हमारे पास, मेल।
तो ये हमारे पास क्वेश्चन मार्क से पहले क्या बन गई, पूरी की पूरी एक कंडीशन बन गई कि भाई एज भी हमारे पास 18 होनी चाहिए और जेंडर भी हमारे पास क्या होना चाहिए, मेल। जब ये दोनों कंडीशन ट्रू होंगी जब भी हमारे पास क्वेश्चन मार्क के बाद अलाउ चलेगा, अदरवाइज हमारे पास क्या चलेगा यहाँ पे, चलिए अलाउ। नहीं नहीं नहीं, ये तो सिर्फ मैंने आपको रीडेबिलिटी के लिए कर दिया है कि आपको समझ में आ जाए, हटा दिया भाई मैंने ये लो, ठीक है भाई। मैंने सिर्फ पैसे इसलिए लगाए कि आपको पता चल जाएगा कि हाँ भाई ये दोनों कंडीशंस हैं और एक साथ चेक हो रही है। ये अलाउ दे रहा है, ये एज मैंने कर दी 20, क्या कर दिया इसने, नॉट अलाउ कर दिया। अब तो बात समझ में आई या नहीं आई, कितने लोगों को क्लियर है भाई। हमने सिंपल क्या करा, जो कंडीशन पास करते हैं हम लोग इफ एल्स के अंदर, हमने कंडीशन बस इफ से निकाल के कहाँ रख दी भाई, यहाँ पे रख दी। अगर ये कंडीशन हमारे पास ट्रू होगी, जब कंडीशन हमारे पास क्या होगी, ट्रू होगी, मतलब एंड से पहले वाली भी ट्रू और एंड के बाद वाली भी ट्रू, तो इन दोनों का जमा क्या होगा हमारे पास, ट्रू होगा, ऐसा ही है ना भाई। और अगर ये वाली ट्रू हो, मतलब 18 से, अब देखो एज 18 से ज़्यादा है, हमारे पास एज क्या है यहाँ पे 20, लेकिन यहाँ पे कंडीशन क्या लिखी हुई है 18, तो ये क्या बनेगा, ट्रू या फॉल्स, फॉल्स, जेंडर है मेल। अब फॉल्स और ट्रू का मतलब क्या है, फॉल्स। तो अब आपके पास क्वेश्चन मार्क के बाद भी चलेगा, अब क्या चलेगा आपके पास, कॉलन के बाद चलेगा। और अगर अब मेरे पास मेरी भाई एज भी 18 है और जेंडर भी क्या है, तो ट्रू ट्रू हो गया, अब क्या चलेगा, क्वेश्चन मार्क के बाद, मतलब अलाउ। आइए अलाउ। अब ये उन बच्चों को समझ में आएगा जिन्होंने पहले से पढ़ाई करी है, कंडीशंस पढ़ी है, स्विच केस पढ़ा है, प्रैक्टिस करी है, असाइनमेंट्स बनाए। अब जिन्होंने नहीं बनाए, बात समझ में आ रही है मान, तो अगर जिन्होंने नहीं बनाए बैठे रहेंगे भाई वो लोग। तो भाई कितने लोग हैं जिनको बात समझ में आ गई ये वाली, अब सबर तो कर लो, कितने लोगों को समझ में आई बात, क्लियर है। अच्छा भाई इसको थोड़ा सा और क्या करते हैं हम लोग, इंक्रीज करते हैं भाई। हम कहते हैं कि चलो भाई हमारे पास अभी सिंगल कंडीशन चेक हो रही है ना क्वेश्चन मार्क की, और सिंगल फॉल्स चेक हो रहा है कॉलम का। अब इसको थोड़ा सा और हम लोग क्या करते हैं भाई डिटेलिंग में, लेकिन डिटेलिंग में ले जाने से पहले मुझसे पूछ लो भाई सवाल, आपस में डिस्कशन अच्छा है। इसको भाई ज़्यादा और डिटेलिंग में जाने से पहले एक और चीज़ कर लेते हैं। एज हमारे पास कैसे 18 होना चाहिए, यहाँ तो हमारे पास रेंज होना चाहिए भाई, तो क्या भाई रेंज डिफाइन कर सकते हैं इसके अंदर, बिल्कुल कर सकते हैं। एज हमारे पास 18 से ज़्यादा हो कोई मसला नहीं है, मैंने कर दिया भाई एज को क्या 50, क्या आ रहा है यहाँ पे, अलाउ आ रहा है भाई। अगर सर बंदा आ गया भाई 101 साल का, अलाउ कर देगा ये, तो लिमिट लगाए ना स्टार्टिंग और एंडिंग। मैंने क्या बोला अभी, एज 18 से ज़्यादा हो और एक और कंडीशन लगानी पड़ेगी एंड की, एज लेस देन इक्वल टू 50। मतलब अब हमारे पास ये तीनों कंडीशन क्या होनी चाहिए, ट्रू होनी चाहिए। देखो ये हमारे पास एक कंडीशन है, ये हमारे पास क्या है, एक कंडीशन है एज की पूरी, कि एज 18 से ज़्यादा या 50 से कम, और जेंडर क्या होना चाहिए हमारे पास, मेल। अगर ये तीनों चीज़ें ट्रू हो गई तो इसका मतलब क्या है भाई, हमारे पास अलाउ, अदरवाइज हमारे पास क्या होगा भाई, नॉट अलाउ। देखो भाई क्या कर रही है, नॉट अलाउ, और अगर मैं क्या कर दूं इसको 50, क्या कर दिया इसने, अलाउ। कोई सवाल, मैंने अभी जवाब दिया था भाई इस चीज़ का, मर्जी है, क्योंकि भाई इसमें मर्जी क्यों है, क्योंकि तीनों एंड है, तीनों क्या है, एंड है। हाँ अगर मैं ये कहूँ कि यार यहाँ बीच में और लगा हुआ है और मैं कहता हूँ नहीं भाई पहले इन दोनों को चेक करो, तो बॉट मास का रूल अप्लाई होगा। तो अगर मैंने यहाँ पे ब्रैकेट लगाया ना तो सबसे पहले एज चेक होगी, बात समझ में आ रही है। और अगर मैं इन दोनों को ले जाऊँ ब्रैकेट के अंदर तो पहले भाई ये वाली कंडीशन और ये वाली कंडीशन चेक होगी, ना लगाओ ब्रैकेट भाई मर्जी है आपकी। अल्फाबेट्स ना हो मतलब,
हाँ तो इसमें क्या मसला है? अगर आप मिसाल के तौर पर ये कहना चाह रहे हो ना, प्रॉम्प्ट के अंदर यूजर आया और यूजर ने प्रॉम्प्ट के अंदर लिख दिया भाई जाफर लिख दिया मिसाल के तौर पे, तो वो तो कंडीशन फॉल्स कर देगा ना यहाँ पे, तो वैसे ही रिजेक्ट हो जाएगा वो तो, क्योंकि ये तो कंडीशन किस पे चेक करेगा? बस न्यूमेरिक के ऊपर, रेंज लगी हुई न्यूमेरिक के ऊपर, अल्फाबेट्स पे नहीं लगी हुई भाई, ठीक है। अच्छा जी, अब अगर टर्नरी ऑपरेटर भाई आपको समझ में आ गया हो तो हम आगे बढ़े थोड़ा सा। सर टर्नरी ऑपरेटर तो समझ में आ गया, अब इसके अंदर अगर हमारे पास इफ एल्स तो हो गया भाई, इसका मतलब ये क्वेश्चन मार्क, एल्स का मतलब ये हमारे पास कॉलन, अगर एल्स इफ है तो भाई मैं ये कहता हूं कि अगर मेरे पास एज 18 हो, सही है भाई, मैं कहता हूं सिंपल एक कंडीशन लगाते हैं हम लोग, अगर हमारे पास जेंडर मेल हो तो भाई हमारे पास हेड ऑफिस लिखा हुआ आ जाए, और अगर हमारे पास जेंडर फीमेल हो, सही है, तो हमारे पास क्या लिखा हुआ आ जाए? जैतून अशरफ, मतलब जेड लिखा हुआ आ जाए, जेड आई पार्क। अगर हमारे पास ना मेल हो ना फीमेल हो, कोई भी दूसरा जेंडर हो, तो भाई हमारे पास मतलब जो ना बस लिखा हुआ आ जाए भाई नॉट अवेलेबल, सही है भाई, मतलब भाई टाइप ऑफ मिस्टेक हो गई यूजर से, या तो मेल होगा या तो फीमेल होगा। अगर कोई और बंदा भाई इसमें नंबर ले लेता है तो हम क्या कर देंगे? उसको नॉट अवेलेबल कैंपस कर देंगे अभी फिलहाल के लिए। बात समझ में आ रही मेरी? अच्छा जी, मैंने क्या करा, सिंपल मैंने एक वेरिएबल क्रिएट करा, कॉन्स, नहीं नहीं बिल्कुल है, मैंने क्या बोला? टाइप ऑफ मिस्टेक हो, मैंने कुछ बोला ही नहीं इसलिए, ठीक है भाई। मैंने क्या बोला? कॉन्स जेंडर इक्वल्स टू मेल। अब क्या करना है भाई? अच्छा कंडीशन समझ में नहीं आ रही अभी, आपके दिमाग में है तो मुझे बताओ भाई कंडीशन, अगर हम लगा सके तो। जब भी तो मैंने फिलहाल फौरन जो दिमाग में ना लगा दी अभी फिलहाल, कि आप अभी बिल्कुल उस पर चल लो ना, एक पेज पे चल लो अभी आप, तो आपको समझ में आ जाएगा फौरन। अभी मैं सोचने बैठी हूँ ना कंडीशन, तो आप लोग कहीं और निकल जाओगे। तो भाई एक वेरिएबल क्रिएट करा, कॉन्स जेंडर इक्वल्स टू मेल, कॉन्स्ट वेरिएबल बना दो भाई जिस नाम से आपका दिल चाहे। भाई मैं यहाँ पे चेक करने जा रहा हूँ, कैंपस चेक कैंपस, ठीक है भाई, इक्वल्स टू, अगर जेंडर मेरे पास क्या हो? मेल हो, ट्रू, सही है, क्वेश्चन मार्क से पहले कंडीशन आ गई। अगर हमारे पास जेंडर क्या हो? मेल हो, तो आप क्या कर दो भाई? इसको हेड ऑफिस, सही है भाई। अब इसके लिए हमें क्या लगाना पड़ेगा भाई? कॉलम तो लगाना पड़ेगा, मतलब जब मैंने क्वेश्चन मार्क लगाया, क्वेश्चन मार्क मैंने, तो भाई क्वेश्चन मार्क का मुझे क्या लगाना पड़ेगा? कॉलम भी तो लगाना पड़ेगा, क्योंकि भाई अगर क्वेश्चन मार्क फॉल्स होगा तो ये इसको कहाँ नेविगेट करेगा? कॉलम पे नेविगेट करेगा। ये आगे मैं कॉलम पे, मैं चाहूँ यहाँ पे क्या लिख दूँ भाई? नॉट अवेलेबल लिख दूँ, लेकिन मैं यहाँ ये नहीं लिखूंगा। मैंने क्या करा? मैंने एल्स के अंदर, मतलब कॉलम के बाद मैंने एक और कंडीशन लगाई, जेंडर अगर मेरे पास क्या हो? फीमेल हो, जेंडर अगर मेरे पास क्या हो तो एक और क्वेश्चन मार्क, मतलब अब ये वाला क्वेश्चन मार्क किसके लिए लगाया मैंने? भाई मैंने लगाया फीमेल के लिए। बात समझ में आई या नहीं आई? नहीं आई समझ में, कद्दू सेक लो। जेंडर अगर क्या हो? मेल हो, कंडीशन लगाई, सबसे पहले तो भाई इसका क्वेश्चन मार्क और इसका कॉलन, सबसे पहले इसका क्वेश्चन मार्क और इसका, अगर ये कंडीशन ट्रू हुई क्वेश्चन मार्क के बाद चलेगा, और अगर क्वेश्चन मार्क के बाद चले क्या बोल दो भाई? इसको हेड ऑफिस। और अगर ये ना चले कॉलन चलेगा। हमने यहां पे क्या करा भाई? जेंडर के लिए एक और कंडीशन लगा दी, फीमेल। अब इस कंडीशन के भी क्या लगेगा? क्वेश्चन मार्क और कॉलन। अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाए तो क्वेश्चन मार्क के बाद क्या कर दो? जेड कैंपस, अदरवाइज क्या कर दो भाई? बात समझ में आई? तो ये हमारे पास क्या हुआ भाई? इसको हम लोग कहते हैं नेस्टेड टर्नरी ऑपरेटर, कि भाई आपने एक कंडीशन लगाई और एक कंडीशन के अंदर आपने एक और कंडीशन लगा दी। मैं चाहता तो भाई इसके आगे में और मजीद कंडीशन लगा सकता था। अब इस पूरी चेन के अंदर एक वक्त पर एक ही ट्रू होगा बस। बात समझ में आई या नहीं आई? बात समझ में आई? क्लियर है? तो अगर मैं जाऊं, क्या लिखा है भाई मैंने? क्या चीज? अरे
क्या किया भाई मेरे पास, हेड ऑफिस। क्या कर दिया मैंने, सही है भाई, क्या लिख दिया मैंने, क्या मिला मुझे भाई, नॉट अलाउड। हमें वुमेन्स नहीं चाहिए भाई, हमें कौन सी चाहिए भाई, फीमेल्स। अगर फीमेल्स हो जेड कैंपस, अगर भाई मेल हो तो हेड ऑफिस, ठीक है भाई, कैंपस। सही है भाई। अब बताओ कोई सवाल, कोई मसला। तो भाई हमारे पास इस तरह हम लोग टर्नरी ऑपरेटर में क्या करते हैं भाई, मल्टीपल कंडीशंस को ऐड ऑन करते रहते हैं। तो हमारे पास सबसे पहली कंडीशन, इस कंडीशन का ट्रू ये है और इस कंडीशन का फॉल्स ये है, सही है भाई। फिर इस फॉल्स के अंदर क्या है, एक और कंडीशन है जिसका ट्रू क्या है, ये है, और जिसका फॉल्स क्या है हमारे पास ये है। भाइयों क्लियर है। अब इफ एल्स और टर्नरी ऑपरेटर में सर कोई तो फर्क होगा ना, या कुछ भी फर्क नहीं है भाई, एक कॉन्सेप्ट है और एक छोटा सा फर्क है। कॉन्सेप्चुअल क्या फर्क है भाई, टर्नरी ऑपरेटर रिकमेंड किया जाता है कि अगर आपके पास नेस्टेड मैक्सिमम 3, कितनी, मैक्सिमम 3 लेयर अगर हो, जैसे मैंने क्या करा भाई, जेंडर अगर मेल हो तो हेड ऑफिस कर दो, जेंडर अगर फीमेल हो तो जेड कैंपस कर दो। मैं कहता हूँ भाई अगर जेंडर अदर्स हो तो फलाना कर दो। मैं कहता हूँ भाई जेंडर और अदर्स हो तो ये कर दो। अब कितने लेयर्स हो गए हमारे पास, ये 4। नहीं है रिकमेंडेड, टर्नरी ऑपरेटर रिकमेंडेड नहीं है। फर्क क्यों भाई नहीं है सर रिकमेंडेड, ये कंफ्यूजन क्रिएट कर देगा। आप तो बना लोगे हंसते हंसते, आपको खुद ही नहीं पता होगा भाई बनाने के बाद कि हो क्या रहा है इसके अंदर, तो अगले बंदे को तो कद्दू समझने में नहीं आएगा। आप उसी टाइम भूल जाओगे कि भाई मैंने क्या बना दिया ये, तो अगले बंदे को क्या समझ में आएगा, कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो टर्नरी ऑपरेटर के अंदर जो रिकमेंडेशन है ना हमारे पास लिखने की, मैक्सिमम 3 लेयर्स, 3 लेयर से ज्यादा भाई जा रहे हो ना, आप इफ या एल्स इफ यूज कर लो बस, या स्विच केस की तरफ चले जाओ। टर्नरी ऑपरेटर रिकमेंड मैं करता हूं कि भाई सिंगल लेयर है ना, सिंगल लेयर या 2 लेयर है, यूज करो। ज्यादा नेस्टेड के अंदर आपको टर्नरी ऑपरेटर यूज करने की जरूरत नहीं है। बात समझ में आई। एक तो ये हो गई प्रैक्टिस, करो, करते हम लोग बटन के ऊपर यूज करते हैं। दूसरा जो फर्क है, इफ एल्स के अंदर कंडीशन ट्रू हुई, कोई बता सकता है दूसरा फर्क? नहीं रुक जाता है। तुम लोग तो पढ़ के आए हो ना भाई, नहीं पढ़ के आए तुम लोग टर्नरी ऑपरेटर, तुम लोग एडवांस जावास्क्रिप्ट पढ़ के नहीं आए थे। तुम लोग कहते हैं हम लोग फ्रंट एंड पढ़ के आए पूरा, रिएक्ट भी पढ़ कर आए। तुम लोग वो बच्चे नहीं हो नहीं, कोई बात नहीं। अच्छा जी, मुझे लगा तुम लोग तो भाई कंप्लीट कर कर आए और रिएक्ट वगैरह। ऐसा ही है, मतलब आपके पास अगर भाई क्वेश्चन मार्क से पहले वाली चीज अगर ट्रू हो गई तो क्वेश्चन मार्क के बाद वाली और कॉलन से पहले वाली जो चीज है वो चलेगी, और अगर क्वेश्चन मार्क से पहले वाली चीज आपकी ट्रू नहीं हुई तो मतलब कॉलन के बाद चलेगा। अब जब कॉलन के बाद चला तो कॉलन के बाद क्या है, कंडीशन एक और, अब ये कंडीशन फिर चेक होगी, तो अगर ट्रू हो गई तो क्वेश्चन मार्क के बाद चलेगा, और अगर नहीं हुई तो कॉलन के बाद चलेगा। इस तरह मतलब आगे बढ़ता रहेगा। जो दूसरा फर्क है भाई वो देख लो, एक तो मैंने आपको बता दिया भाई नेस्टेड के अंदर रिकमेंडेड। अब जो फर्क है, इफ एल्स के अंदर आप मल्टीपल लाइन ऑफ स्टेटमेंट पास कर सकते हो। मतलब आपने इफ एल्स बनाया ना, ये आपने कंसोल डॉट लॉग अलाउ कर दिया, आपने ढिमकाना कर दिया, बहुत सारी चीजें आपने कर दी, बोला भाई या फुल श्याम कर दिया तो सारा काम ठीक है भाई, बहुत सारी लाइन लिख दी आपने। टर्नरी कहता है, टर्नरी भाई ये रहा ना टर्नरी, इसको ऑन करते हैं हम लोग। अलाउ लिखा है ना मैंने, अब इसके आगे मुझे कहना है ठीक है भाई तुम अलाउ हो। बोलेगा भाई साहब क्या हो गया, हेलो क्या मस्ती लगाई हुई तुमने, ये नहीं कर सकता मैं। टर्नरी के अंदर हमेशा सिंगल लाइन ऑफ स्टेटमेंट होती है जो रिटर्न होती है बस। सुन तो लो मैं क्या कह रहा हूं। टर्नरी ऑपरेटर के अंदर हमेशा क्या होता है हमारे पास, सिंगल लाइन ऑफ स्टेटमेंट होती है बस। मतलब मैंने जैसे अलाउ लिख दिया तो अलाउ हो गया,
अगर मुझे इसके अंदर भाई और भी बहुत सारे काम करने, मैं कहता हूँ भाई मुझे और भी काम करना है इसके अंदर, फिर डिसीजन लूँ मैं। तो भाई अगर आपको इसके अंदर और मजीद चीज़ें लिखनी है तो भाई फिर हमें क्या करना होता है, इसके अंदर ये ब्रैकेट लगाने पड़ते हैं। क्या लगाने पड़ते हैं? इसका सही यूज़ आपको पता चलेगा रिएक्ट के अंदर। कब पता चलेगा आपको? रिएक्ट के अंदर, जब हम लोग यूआई बना रहे होंगे। क्या बना रहे होंगे? यूआई। ठीक है भाई। तो याद रखना कि भाई हमारे पास जब हम लोग टर्नरी ऑपरेटर लिखते हैं तो टर्नरी ऑपरेटर के अंदर हमारे पास सिर्फ और सिर्फ हमेशा क्या होता है, सिंगल लाइन होता है, मल्टीपल लाइन नहीं होता। मिसाल के तौर पे भाई मुझे इसके अंदर लूप चलाना है, मैं कहता हूँ सही है भाई कंडीशन ट्रू हो गई ना मेरे पास, अब मुझे लूप चलाना है, मैं नहीं चला सकता इसके अंदर लूप, मैं इसमें लूप नहीं चला सकता। भाई वेरिएबल की बात करूँ, वेरिएबल हटा देता हूँ, ये लो भाई मैंने वेरिएबल हटा दिया, अब मुझे लूप चलाना है इसके अंदर, मैं नहीं चला सकता डायरेक्ट। मुझे इसके अंदर मल्टीपल कोई काम करने में नहीं कर सकता, इसके मल्टीपल काम, इसमें हमेशा सिर्फ और सिर्फ सिंगल स्टेटमेंट होगी बस, मल्टीपल स्टेटमेंट नहीं होगी। इसका यूज केस मैं आपको बताऊंगा रिएक्ट के अंदर सही मानों में। जब हम रिएक्ट पढ़ेंगे तो रिएक्ट के अंदर इसका यूज केस आएगा। याद रखना कि भाई इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या होती है, हमेशा सिंगल लाइन ऑफ स्टेटमेंट होती है, मल्टीपल लाइन ऑफ स्टेटमेंट नहीं होती। क्लियर है यहाँ तक? नहीं नहीं एरर नहीं देगा भाई, मैंने कब का एरर देगा? मैंने बोला भाई आप रीड नहीं कर पाओगे, आपको पता नहीं होगा आप कर क्या रहे हो, आप कंफ्यूज हो जाओगे कि सांस कहाँ से लो और कोड कहाँ से करो, तो परेशानी हो जाएगी भाई आपके लिए थोड़ी सी। समझ रहे बात को? तो भाई रिकमेंडेड होता है 3 कर लो, 3 से ज़्यादा करने भाई आपकी अपनी मर्जी है, हम आपको रोक तो नहीं सकते हैं, आप नहीं पढ़ते आप लोग, आपकी मर्जी है। सही है भाई? मोबाइल हो गया यूज़? मोबाइल यूज़ हो गया तुम्हारा? रिएक्ट में यूज़ होता है ज़्यादातर, होता है फंक्शन वगैरह असाइन करने के लिए यूज़ होता है, बहुत सारी चीज़ों में यूज़ होता है, ये बहुत सारे यूज़ केस हैं इसके। नहीं होगा ना। अब कह रहे हो इस कंडीशन के अंदर एक और कंडीशन लगाने की, मतलब आप ये कह रहे हो कि अगर एज 18 हो गई फिर आप चेक करो कि भाई जेंडर जो है हमारे पास है या नहीं है, अब इसकी बात कर रहे हो, मतलब ये ट्रू और ये फॉल्स, तो इस तरह कर सकते हो आप। क्यों इतना कंफ्यूज कर रहे हो मैं, लेकिन ये पूछना चाह रहा हूँ इतना इतना कंफ्यूज क्यों कर रहे हो खुद को? जब मुझे पता है ना एक चीज़ का यूज केस नहीं है तो उन्होंने करवाया ही नहीं आपको, वरना तो भाई आप 1000 यूज केस निकाल लोगे इसके अंदर से, लेकिन फ़ायदा नहीं ना पढ़ने का। जो पढ़ा रहा हूँ वो तो पढ़ ले, पढ़ो, ये भी नहीं पढ़ेगा भाई तुम लोग, ये भी नहीं पढ़ पाओगे फिर। सही है भाई? तो क्लास यहाँ तक क्लियर है भाई सबको? तो हमारे पास यहाँ पे टर्नरी ऑपरेटर क्या हुआ, हमारा कंप्लीट हो गया। हाँ भाई तुम भी कोई सवाल कर लो आखिरी? नहीं? सही है भाई। चले भाई, तो हमारे पास एरो फंक्शन कंप्लीट हुए, हमारे पास क्या कंप्लीट हुआ भाई? टर्नरी ऑपरेटर कंप्लीट हुए। चलो भाई अब हम स्टार्ट करते हैं। अब फाइंड इंडेक्स और फॉर ईच। मैप और फिल्टर पढ़ेंगे मंडे को, क्योंकि मैप और फिल्टर जो है ना 40 मिनट में कंप्लीट होगा नहीं हमारे पास, उसके लिए थोड़ा सा हमें वक्त दरकार होगा। चले भाई काम करते हैं, न्यू स्टार्ट।